नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आर्टिकल 71 को डिस्कस किया था, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो उसकी सुनवाई कौन करेगा और उसी का फैसला इसमें अंतिम माना जाता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। और शिकायत कौन कर सकता है, कब तक कर सकता है, उसके बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सब बातों का हमने विस्तार से डिस्कस किया था आर्टिकल 71 में। आज दोस्तों हमने आर्टिकल 60 का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख दिया गया है। यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में है, ना कि अनुसूची 3 में, क्योंकि बहुत से संवैधानिक पदाधिकारी है उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है। और काफ़ी बच्चों को यही ध्यान में रहता है कि शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में ही है और वो एग्ज़ाम के अंदर जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। यहाँ पर हमको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति पद का शपथ का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 60 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के एक क्वेश्चन के साथ में मैं आर्टिकल 60 को पढ़ाना शुरू करूँगा। और क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति महोदय के अलावा एक कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी है, एक कौन सा संवैधानिक पदाधिकारी है जिसकी शपथ का उल्लेख अनुसूचित 3 में ना करके उनसे संबंधित किसी अनुच्छेद में किया गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इस विषय में। ठीक है, आज हम आर्टिकल 60 को डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर आर्टिकल 60 को लिख कर रखा है। लिखने का कारण ये है कि मेरा थोड़ा इसमें समय बच जाएगा। आर्टिकल 60 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व सीजेआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न प्रारूप में शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। ये सब बातें आर्टिकल 60 में लिखी हुई है। यहाँ तक की लाइन का हम मीनिंग समझे। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति पहले से कार्य कर रहा है उसको भी, जिस व्यक्ति का हमने अभी चुनाव किया है, जिसने अभी चुनाव लड़ा है, उसको भी अपना पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, या मुख्य न्यायाधीश नहीं है, उनका पद रिक्त है या फिर वो अनुपस्थित है, ऐसी कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश का मतलब मुख्य जो न्यायाधीश है उनसे जस्ट नीचे का जो न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलवाएगा। इसके बाद करिए उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। दोस्तों, आर्टिकल 65 जो है वो ये प्रावधान करता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कब करेगा? या तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो। आकस्मिक परिस्थितियों का मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आर्टिकल 56 में उल्लेख किया गया है। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र दे दे, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, हाँ, या फिर उनको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए। महाभियोग क्या होता है इसका डिस्कस करेंगे हम आर्टिकल 61 में। या फिर वो बीमार हो जाए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाए, ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। काफ़ी किताबों में हमको ये भी पढ़ने को मिलता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में हमेशा बोलते हैं। लेकिन संविधान में कहीं पर भी कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। आर्टिकल 65 का हम अध्ययन करेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो हम आर्टिकल 65 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, यानी कि वो व्यक्ति जो
राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है करेगा, वो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से पूर्व, राष्ट्रपति का पद धारण करने से पूर्व वो व्यक्ति भी CGI के समक्ष राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है मित्रों कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, सबसे बड़ा पद है, वो किसी भी कंडीशन में रिक्त नहीं रह सकता। इसीलिए उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाए कि राष्ट्रपति अपना पद छोड़ दे या फिर उनको हटा दिया जाए या फिर उनकी मृत्यु हो जाए कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो ऐसी कंडीशन में कौन होगा जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 65 में इस बात का प्रावधान कर दिया कि उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ऐसी कंडीशन में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, ऐसी कंडीशन में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और किस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा 1969 का, 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे और उनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए, उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले। उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद का कर्तव्य का निर्वहन करना शुरू किया। राष्ट्रपति पद पर वो कार्य कर रहे थे, उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। यानी कि इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है समय से पूर्व तो उसका चुनाव 6 माह के अंदर अंदर हमको अनिवार्य रूप से करवाना होगा। तो यहाँ पर जो वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, वो अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसी कंडीशन में अब दोनों पद रिक्त हो गया, राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी। अब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे देश के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई। उसी समय हमारी संसद ने एक नियम बनाया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, आप अच्छे सुन ले, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। ये हमारी संसद ने उस समय अधिनियम बनाया। अधिनियम वो होते हैं जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं और संविधान संशोधन वो अलग होते हैं जो संसद के द्वारा संविधान में किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो गया, उस समय पर एक ये जो अधिनियम बनाया गया राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, उसमें प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, ऐसी कंडीशन में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 60 के साथ में जो लिखा हुआ है उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति करेंगे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो करेगा। लेकिन उसका प्रावधान संविधान में अलग से नहीं किया गया, उसका प्रावधान संसद ने अधिनियम बनाया है, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। उसके अंदर ये सब चीज़ें का प्रावधान किया गया है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अपना पद ग्रहण करने से पूर्व CGI या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न प्रारूप में शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा। अब यहाँ पर मैं अमुक व्यक्ति, जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहा है वो अपना नाम बोलेगा, अमुक व्यक्ति की जगह वो अपना नाम बोलेगा। मैं ABCD जो उसका नाम है वो ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। यहाँ पर हमको 2 शब्द है। देखो, मैं आर्टिकल 60 को हूबहू लिख के आपको इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी आप देखिएगा।
मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि, या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि, यहाँ तक आप समझ लो पहले। ईश्वर, हमारे संविधान में कहीं पर भी अगर ईश्वर शब्द का उल्लेख किया गया है तो वो अनुच्छेद 60 है। इसके अलावा हमारे संविधान में कहीं पर भी ईश्वर शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, वो व्यक्ति ईश्वर की शपथ ले सकता है। यहाँ पर मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं के मन में ये क्वेश्चन भी आया उस समय पर कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नास्तिक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति किस रूप में शपथ लेगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उसके अंदर ये शामिल कर दिया, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि। फिर वो जो नास्तिक व्यक्ति है वो ईश्वर शब्द को नहीं बोलेगा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि इसको नहीं बोलेगा। वो सिर्फ यहाँ पर बोलेगा मैं अमुक व्यक्ति सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि। ठीक है, तो यहाँ पर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने आप से पूरी निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। ठीक है मित्रों, और ये जो ईश्वर शब्द हमारे राष्ट्रपति शपथ के प्रारूप में, ये एचवी कामत, हरि विष्णु कामत के संशोधन पर, उनके प्रस्ताव पर संविधान सभा में उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रपति महोदय की जो शपथ है उसमें ईश्वर शब्द का उल्लेख किया जाए, उसको शामिल किया जाए। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा हरि विष्णु कामत ने, और उनके सुझाव पर, उनके प्रस्ताव पर ये ईश्वर शब्द हमारे यहाँ पर जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है किसके सुझाव पर, किसके प्रस्ताव पर राष्ट्रपति शपथ में ईश्वर शब्द को जोड़ा गया, ईश्वर शब्द का उल्लेख किया गया, तो वो होंगे हरि विष्णु कामत, एचवी कामत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात अच्छी समझ में आ गई होगी। आगे में मैं भारत के राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। मैं अब भारत के कर्तव्य निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का संरक्षण करूँगा और भारतीय जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। राष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप से कितने क्वेश्चन बनते हैं आप देखिएगा। अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का संरक्षण करूँगा और भारतीय जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति शपथ लेते हैं संविधान के संरक्षण की, विधि के संरक्षण की, संविधान और विधि के संरक्षण की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमको प्रारूप में से ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। तो हमको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति संविधान और विधि के संरक्षण की शपथ लेते हैं। साथ ही संरक्षण करूँगा, यहाँ पर कुछ शब्द में लिखना भूल गया। संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूँगा, ये शब्द भी यहाँ पर जोड़े जाएंगे। इन तीनों शब्दों का मीनिंग हम समझेंगे। यहाँ पर संरक्षण का मीनिंग क्या होता है, प्रतिरक्षण का मीनिंग क्या होता है और परिरक्षण का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर आप एक बार राष्ट्रपति शपथ को एक बार फिर से देख लीजिए। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व CJI या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न प्रारूप में शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। मैं अमुक व्यक्ति, यहाँ पर वो अपना नाम बोलता है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जो व्यक्ति ईश्वर में शपथ रखता है वो यहाँ पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ बोलेगा। जो व्यक्ति नास्तिक है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, वो यहाँ पर बोल सकता है मैं अमुक व्यक्ति सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण, परिरक्षण करूँगा और भारतीय जनता की सेवा और कल्याण में निरत
रहूँगा। ठीक है, यहाँ पर हमको 3 शब्द समझना विशेष तौर पे कि ये प्रतिरक्षण क्या होता है, परिरक्षण क्या होता है, संरक्षण क्या होता है। मेन सबको अब हटा रहा हूँ। संरक्षण, संविधान और विधि का संरक्षण करूँगा, परिरक्षण करूँगा और प्रतिरक्षण करूँगा। ये 3 शब्द राष्ट्रपति अपनी शपथ में बोलते हैं। तो परिरक्षण करूँगा, परिरक्षण करूँगा मीनिंग होता है संविधान जैसा उसको वैसा ही बनाए रखूँगा। संविधान जैसा है उसे वैसा ही बनाए रखूँगा। संविधान जैसा है उसको वैसा ही बनाए रखूँगा। परिरक्षण का मीनिंग होता है संविधान जैसा है वैसा ही उसको बनाए रखूँगा। वो संरक्षण संविधान के ऊपर हो रहे आक्रमण, संविधान के ऊपर हो रहे आक्रमण से उसकी रक्षा करूँगा। और प्रतिरक्षण संविधान को इतना मजबूत बनाऊंगा कि वो अपने ऊपर हो रहे आक्रमण की रक्षा कर सके। राष्ट्रपति अपने शपथ में इन तीनों शब्दों को बोलते हैं, संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं संविधान और विधि का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। संरक्षण का मीनिंग होता है संविधान के ऊपर हो रहे आक्रमण से उसकी रक्षा करूंगा। अर्थात अगर ऐसी कोई विधि सरकार बनाने जा रही है जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है, तो उस कंडीशन में मैं संविधान की सुरक्षा करूंगा, संविधान के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। परिरक्षण संविधान जैसा उसको वैसा ही बनाए रखूंगा, मतलब संविधान मूल रूप में जैसा है उसको वैसा ही रखूंगा, उसमें किसी प्रकार की कोई किसी को छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। और प्रतिरक्षण संविधान को इतना मजबूत बनाऊंगा कि वो अपने ऊपर हो रहे आक्रमण से अपनी रक्षा कर सके। संविधान को खुद अपने आप में इतना मजबूत बनाए रखूंगा मैं संविधान को, ताकि संविधान के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आक्रमण होता है तो संविधान उससे अपनी रक्षा स्वयं कर सकेगा। इतना मजबूत मैं संविधान को बनाने का प्रयास करूंगा। तो इन तीनों बातों की वो शपथ बोलता है, संविधान और विधि का संरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा और परिरक्षण करूंगा। यहाँ पर ये तीनों मीनिंग अपने को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब राष्ट्रपति को शपथ क्यों दिलाई जाती है, उद्देश्य क्या है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाए जाने का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है। अब बताओ आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि इस राष्ट्रपति को नैतिक रूप से और वैधानिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पाबंद करना है कि वो नैतिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी, वैधानिक रूप से भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इस प्रकार का उनके ऊपर एक पाबंद लगाया जाता है। वो नैतिक रूप से अपने आप को पाबंद करते हैं कि मैं ऐसा करूँगा। तो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाने का उद्देश्य ये होता है। ठीक है, अब हम राष्ट्रपति को जब हमने शपथ दिलवा दी तो राष्ट्रपति महोदय अपना कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है ये हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है?
राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति पद की पदावधि, इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पद की पदावधि का उल्लेख इसमें किया गया है। पदावधि का मीनिंग होगा पद प्लस अवधि, यानी कि पद जो है उसकी अवधि, समय, कितने समय तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा। तो इसमें दोस्तों सामान्य तौर पर हम देखें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कब से ये कार्यकाल माना जाता है? ये कार्यकाल कब से माना जाता है? चुनाव होने के दिन से या फिर शपथ लेने के दिन से। तो राष्ट्रपति का जो 5 वर्ष का कार्यकाल है मित्रों, ये उन्होंने जिस दिन से शपथ ली है उस दिन से माना जाएगा। उस दिन से उनके 5 वर्ष काउंट किए जाएंगे जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है, ना कि चुनाव होने के दिन से। ठीक है, यहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया। लेकिन इससे पूर्व भी, इसके पूर्व भी निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके पूर्व भी निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। वो परिस्थितियां कौन सी है? पहली, यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे दे। किसको देगा वो इस्तीफा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसी कंडीशन में वो अपना इस्तीफा किसे देगा? ऐसी कंडीशन में वो अपना इस्तीफा किसे देगा? उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है, तो इस कंडीशन में वो अपना इस्तीफा किसे देगा? क्वेश्चन ये है। तो ऐसी कंडीशन में भी मित्रों आप ध्यान में रखना, वो उपराष्ट्रपति को ही इस्तीफा देगा। उपराष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति कैसे देगा? उपराष्ट्रपति भले ही नहीं हो, लेकिन वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ही अपना त्यागपत्र देता है, अपना इस्तीफा देता है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति के नाम से ही देते हैं, किसी और के नाम से नहीं देते। जैसे राष्ट्रपति महोदय ने अपना इस्तीफा दिया, उपराष्ट्रपति के पास में पहुंचा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष को क्यों देता है? क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है, जनता का सदन है, जनता के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठते हैं और राष्ट्रपति पूरे देश का मालिक होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो मालिक उसके पद पर है या नहीं है, जनता को कैसे पता लगेगा? तो जनता के प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा में अगर वो सूचना पहुंची है तो उनके जो सदस्य हैं लोकसभा के, उनको भी वो मैसेज मिलेगा, और जो प्रतिनिधि जनता के सदन में बैठे हुए हैं लोकसभा में, वो उसकी सूचना जनता के पास में पहुंचाएंगे कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है। या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या फिर वो मृत्यु हो जाए, या फिर उनको महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, या फिर उनको महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए। मृत्यु हो जाने पर भी उनका पद 5 वर्ष से पूर्व रिक्त हो सकता है। महाभियोग के द्वारा भी उनको हटा दिया जा सकता है 5 वर्ष से पहले। यदि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाना है तो किस प्रकार से हटाया जाना है? यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को हम महाभियोग लगाकर उसके समय से पूर्व हटा सकते हैं।
आधार क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको आधार बताना चाहूँ तो संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। इस महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाएगा, किस प्रकार से राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व उसके पद से हटाया जाएगा, संविधान का उल्लंघन के आधार पर। लेकिन हमारे संविधान में इस संविधान का उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया कि हम किस आधार पर ये माने कि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का उल्लंघन कर दिया है, अब उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाए। इस बात का हमारे संविधान में कहीं पर भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। यही वजह है कि भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर नहीं हटाया गया है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर, संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख विस्तार रूप से अनुच्छेद 61 में किया गया है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि हम समय से पूर्व ही राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं, या फिर वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देकर भी अपना पद त्याग सकते हैं 5 वर्ष से पूर्व। ठीक है मित्रों, तो ये था आर्टिकल 60 जिसमें राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 56 जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं, इन दो कंडीशन के अलावा राष्ट्रपति 5 वर्ष से ऊपर हो जाने पर भी अपने पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, उसका चुनाव नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से आर्टिकल 56 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उस दिन तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी का मतलब नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर ले। 5 वर्ष के उपरांत भी वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये था दोस्तों आज का आर्टिकल 60 और आर्टिकल 56। आर्टिकल 60 में फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो दिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखें, तब जाकर आपको समझ में आएगी। मैं यहाँ पर आपको विशेष तौर पर आपसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट करना ना भूलें मित्रों। कमेंट करने से हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है कि हम उस कमेंट को देखकर अपने आप को मोटिवेट करते हैं और कुछ अच्छा करने का सोचते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से किसी प्रकार की असंतुष्टि होती है कि हमने इस किताब में ये पढ़ा है और आपने ये बताया, तो आप उस किताब का नाम लेते हुए कमेंट कर सकते हो। मैं आपको विद प्रूफ के द्वारा आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि उस किताब में ये बात इस प्रकार से गलत लिखी गई है। मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अनुसार है। संविधान के विरुद्ध जाकर, संविधान के बाहर जाकर मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। जो संविधान में लिखा हुआ है उसी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। संविधान का कैटलॉग आता है 100 रुपये का, आप खरीद सकते हो, लेकिन संविधान में जो मुख्य रूप से जो बातें लिखी हुई है उनको समझना थोड़ा कठिन होता है। उनको समझने के लिए हमको और बहुत सी चीज़ें रिसर्च करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जाकर हम सब चीज़ों को समझ पाते हैं। इसके साथ में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आते हो कि उस वीडियो में हमने ऐसा देखा था, ऐसा सुना था, ऐसा पढ़ा था, और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो के अनुसार किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया है और कोई भी भर्ती एजेंसी आपका एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन को गलत कर देती है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ में कह रहा हूँ
मैं आपके साथ में खड़ा हूँ दोस्तों। उस क्वेश्चन को लेकर आपकी ओर से लड़ाई मैं लड़ूंगा विथ प्रूफ, ऐसे सबूतों के साथ में, ऐसे प्रमाण के साथ में कि आपका वो क्वेश्चन भर्ती एजेंसी को सही मानना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसे रिसर्च के साथ में यहाँ पर स्पेशल संविधान को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जो बिल्कुल प्रूफ है, तथ्य है, जिसको सरकार को मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। किसी किताब से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रतिरूप है उसको पढ़ने के बाद में, उसको रिसर्च करने के बाद में, उसको समझने के बाद में यहाँ पर ये सब पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और विश्वास रखिएगा दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी 99% यहाँ पर सही होगी। हो सकता है थोड़ा सा मानवीय त्रुटि हो, भूल हो जाए, उसका मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और जो भी जहाँ पर मेरी त्रुटि रहेगी उससे संबंधित मैं एक वीडियो बनाऊँगा और उसमें सारी जो भी त्रुटियाँ रही होगी कहीं पर भी, उन सबको मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी ऐसा कोई मैटर नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।